प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत, डिस्टिंग्विश्ड फेलो ORF, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर पंत, सबसे पहले तो मंगलवार को जिस तरह से गाजा के अस्पताल पर हमला हुआ और फिर आज राष्ट्रपति बाइडेन का इजरायली दौरे को ये देखा जा रहा था कि ये क्षेत्र एक तरह से ये क्षेत्रीय वार के तौर पर न फैले, लेकिन उनका वहां पहुंचना और ये कहना कि हमास ISIS से भी बदतर है, ये क्या बताता है, क्या संकेत दे रहा है? क्या हमास और इजरायल के बीच में जो संघर्ष है उसे कहीं कम करने की कोशिश की जा रही है, या बाइडेन का दौरा किस तरह से इसको और ज्यादा बढ़ाने की तरफ इस बयान को देखा जाए? देखिए, जहां तक अमेरिका का सवाल है, जहां तक राष्ट्रपति बाइडेन का सवाल है, अमेरिका तो ये पहले से ही क्लियर कर चुका है कि वो हमास को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखता है, एक आतंकवादी संगठन के तौर पर देखता है। और जो हमास ने किया इजराइल के खिलाफ, इजराइल में अटैक, वो उसके साथ किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। तो अमेरिका की जो पोजीशन है इस मामले में वो हमेशा से क्लियर रही है। और जिसका आपने जिक्र किया कि वो जो इजराइल कहता रहा है पिछले कुछ दिनों से कि हमास ISIS की तरह ही एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसको उससे भी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है और उसको उसी तरह से डील करना चाहिए, तो उसका ही समर्थन बाइडेन करते नजर आए। लेकिन जो परेशानी ये है कि जो जिस तरह का समर्थन बाइडेन ने इजराइल का किया है, उससे जो अरब देश हैं, वो जो कि अमेरिका के वो भी पार्टनर देश हुआ करते हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने अपनी जो मीटिंग्स है वो कैंसिल कर दी बाइडेन के साथ। तो बाइडेन जहां पर एक तरह से इजराइल का समर्थन करने, इजराइल का मोराल बूस्ट करने आए, वहीं पर जो जिस हमले का आपने जिक्र किया, बड़ा उसने अपने आप में एक मैसेज देने की कोशिश करी कि ये जो युद्ध है इसमें विराम आने के बजाय ये और गहराता जा रहा है, क्योंकि सिविलियंस की मौजूदगी जो वहाँ पर है और उसका जो इम्पैक्ट पब्लिक परसेप्शन पर अरब स्ट्रीट पर पड़ रहा है, उसके चलते अरब देशों के लिए किसी भी तरह का इजराइल के साथ किसी भी तरह की वार्ता करना मुश्किल हो जाएगा। और इजराइल ने भी कोई ऐसे इंडिकेशन नहीं दिए हैं कि अभी वो किसी किस्म की नेगोशिएशन में, किसी किस्म की डीएस्केलेशन में इंटरेस्टेड है। तो मुझे लगता है अभी तो ये युद्ध और गहराता हुआ ही नजर आ रहा है। जी प्रोफेसर पंत, ऐसे में जिस तरह से ईरान तमाम चेतावनियां दे रहा है, साथ ही साथ OIC की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हुई उसमें भी यहां तक ये कहा गया है कि इजरायली राजदूतों को निकाल दें, तमाम मुस्लिम देश कारोबार एकदम बंद कर दें, तमाम कई तरह की हिदायतें दी जा रही है। ऐसे में ईरान अब इस युद्ध में अगर शामिल होता है तो किस तरह के असर देखे जाएंगे? देखिए, ईरान का शामिल होना बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा और उसमें हमने पहले देखा है कि काफ़ी इस तरह की संभावनाएं पहले भी व्यक्त की जा चुकी हैं कि क्योंकि दोनों हमास और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह दोनों ही इजराइल के प्रॉक्सीज माने जाते हैं, तो ईरान के प्रॉक्सीज माने जाते हैं, तो ईरान का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और ईरान अगर इसको अगर चाहे और जिस तरह से वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, इस्लामिक जो देश है उनका लीडर के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें मुझे लगता है ये एक क्षेत्रीय युद्ध से एक वैश्विक युद्ध की तरफ बढ़ने में इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इसीलिए अमेरिका बैक चैनल्स के द्वारा बार बार ये कह रहा है कि इसको हमको एस्केलेट नहीं करना है। और हमने ये भी देखा कि भले ही बाइडेन ने आकर इजराइल को समर्थन दिया, पब्लिक सॉलिडारिटी जताई, लेकिन कहीं पर बाइडेन बार बार और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो बाकी ऑफिशियल्स हैं वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि ग्राउंड इन्वेजन अगर इजराइल को गाजा का करना है तो उसके लिए इजराइल को सोचना पड़ेगा। और बाइडेन ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि इजराइल कि इजराइल को अमेरिका की गलतियों से भी सीखना चाहिए, जो अमेरिका ने सितंबर 11 के बाद करी थी। तो मुझे लगता है कहीं पर ये मैसेज अमेरिका इजराइल को देना चाह रहा है कि अगर गाजा पट्टी में एक ग्राउंड इन्वेजन इजराइल करता है तो उससे न सिर्फ इजराइल की सेना वहां फंस जाएगी, बल्कि उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिसमें कि ईरान की जो स्थिति है वो ज्यादा मजबूत हो जाए और ईरान की एंट्री की आप जिक्र कर रही थी वो इस युद्ध में हो ना सकती। जी प्रोफेसर पंत, हमारे साथ हमारे साथी संवाददाता अमृतपाल सिंह भी जुड़ गए हैं गाजा इजराइल सीमा से ही। अमृत, राष्ट्रपति बाइडेन के दौरे के बाद से क्या किसी तरह के कुछ बड़े बदलाव भी देखे जा रहे हैं?
जी, मैं एक बात पहले बताऊं कि मैं इस वक्त तेल अवीव में हूं। अभी यहाँ मेरे इस होटल में आप राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग ख़त्म हुई है। बड़ी अहम मीटिंग थी, लंबी चली, करीब 5.5 घंटे ये मीटिंग चली, जिसमें इंटायर वॉर कैबिनेट नेतन्याहू की थी। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति के साथ उनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन, उनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कोऑर्डिनेटर, एसेंशियली अपना पूरा सिक्योरिटी का apparatus लेकर साथ आए थे। लंबी मीटिंग चली, उसके बाद वो मुखातिब हुए प्रेस से, प्रेस स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने साफ 3 बातें कही। एक, कि वो इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। वो ये उन्होंने कहा कि जो गाजा के अस्पताल पे हमला हुआ है, उनका विश्वास है कि ये इजराइल ने नहीं करवाया, ये दूसरे लोगों ने करवाया, क्लियरली इंडिकेटिंग कि वो इजराइल की थ्योरी मान रहे हैं। और साथ कहा कि वी ऑलवेज स्टूड विद यू, वी stood with you when Harry Truman recognized Israel. We will continue to stand with you. We stand with you in your dark days. We will continue to stand with you in your good days. बेड़े जो इनके अमरीकी बेड़े हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो यहाँ मेडिटेरेनियन में डिप्लॉय होंगे। उन्होंने कहा आपको जो सहायता चाहिए वो हम देंगे, and we respect your right to defend yourself and we stand with you in your right to defend yourself. तो अपना जो उन्होंने he put his lot with the Israelis. अंडरस्टैंडेबली, क्योंकि उनके अलाइज हैं। दूसरी बात, उन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि जी उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी टेररिस्ट नहीं हैं, हमास आतंकवादी हैं, आप उनके पर कार्रवाई करें, पर कैजुअलिटीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये उन्होंने पब्लिकली कहा। तो क्लियरली जो अंदर मीटिंग चली उसमें बेंजामिन नेतन्याहू को 2-2 कहा होगा कि इस तरह का, जिस तरह का डिस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, खास करके सिविलियंस का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आपको कोई रास्ता निकालना होगा, कोई रास्ता तलाशना होगा, वरना आपको सपोर्ट करना अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी हम आपके साथ खड़े हैं, पर आपको गाज़न सिविलियंस के बारे में सोचना पड़ेगा। तीसरी अहम बात उन्होंने जो कही कि उन्होंने कहा कि वी आर वर्किंग विद रीजनल प्लेयर्स टू गेट द हॉस्टेजेस फ्रीड सून। जो बंदी हमास ने बना रखे हैं उनको वो आज़ाद करवाने के लिए रीजनल प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं, जिसका साफ मतलब ये है कि वो अरबी मुल्कों के साथ के द्वारा वो हमास से बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं कि इनको हॉस्टेजेस को जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। उन्होंने इजराइल से गुजारिश की कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस को आप फ्री पास दें कि वो जाके जो बंदी हैं उनकी सेहत का जायज़ा ले सकें। और मीटिंग के बाद बाहर आकर ये स्टेटमेंट्स देना, बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है सो फार, पर ये क्लियर है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक आम सहमति अमेरिका और इजराइल के बीच में बन गई है कि ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर जाएगी। उसके कॉन्टूर्स आने वाले दिनों में पता लगेंगे कि क्या वो विंडो ऑफ सीज फायर करेंगे, राफा क्रॉसिंग खोलेंगे, कैसे वो उसको अफेक्ट करेंगे। पर क्लियरली ये ह्यूमैनिटेरियन एड जाएगी अंदर, हॉस्टेजेस जल्द रिहा किए जाएंगे, और यहाँ उसके बारे में प्रयास चल रहे हैं, और रीजनल प्लेयर्स के साथ, अरबी मुल्कों के साथ। और हमास से भी बात हो रही है। अमेरिका ने हमास का नाम नहीं लिया, पर रीजनल प्लेयर्स मींस somebody is talking to Hamas। और तीसरी, जैसे मैंने कहा कि वो इजराइल के साथ साफ खड़े होते हुए दिखते, जी अमृत, आपने विस्तार से बताया नेतन्याहू और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच जो बातचीत हुई उसमें किस तरह से इस संकट को कम करने और आने वाले समय के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। क्या उसी में एक ये जो खबर आ रही है कि राष्ट्रपति ने $100 मिलियन को यूएस फंडिंग को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए गाजा और वेस्ट बैंक के लिए भी ऐसा अनाउंस किया है? जी, उन्होंने बिल्कुल अनाउंस किया $100 मिलियन एड। उन्होंने कहा कि ये एड गाज़न्स के लिए जाएगी, और ये हम इसको इंश्योर करेंगे, उनके वर्ड्स से, दैट हमास डज नॉट स्टील इट एंड द पैलेस्टीनियंस गेट इट। तो वो कैसे जाएगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल होगा उसमें। जैसे हमने कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में देखा है कि तालिबान को अफगानियों को एड देनी थी, पर इनको डर ये था कि तालिबान ना कहीं उसको हड़प ले। तो उसी तरह का कोई मैकेनिज्म इवॉल्व
किया जाएगा, उसकी डिटेल्स उन्होंने शेयर नहीं की, पर उन्होंने ये $100 मिलियन की एड प्लेज की। जी 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 अमृत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रोफेसर पंत भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर पंत, बहुत साफ दो बातें दिखाई देती हैं कि हमास का खात्मा जरूरी है, पर किस कीमत पर, और हमास को एक ऐसा सबक सिखाया जाए कि आतंकवादी संगठन, जिस तरह से हमास एक प्रतिबंधित इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, इस तरह की हरकत न दोबारा कर सके। कंसर्न कोलैटरल डैमेज को लेकर सबसे ज्यादा है, जो अभी दोनों ही नेताओं की मीटिंग में दिखाई दिया। क्या आपको लगता है जिस तीसरी पार्टी की बात हो रही है कि कोई मध्यस्थता करे, जो हमास के साथ बातचीत करे कि किस तरह से जिन लोगों को बंधक बनाया है उन्हें छोड़े और आगे की राह निकले? जी, मुझे लगता है ये काफी समय से प्रयास चल रहे हैं, जब पिछले कुछ दिनों से, कि जो थर्ड पार्टीज हैं वो इन्वॉल्व हों और किसी तरह से हॉस्टेज सिचुएशन को रिजॉल्व किया जाए। क्योंकि अगर आपको डी एस्केलेशन करना है क्राइसिस में, और अगर आपको किसी तरह से इजराइल को थोड़ा भी कन्विंस करना है कि वो उस तरह का रिएक्शन न दे जिसका आपको डर है, तो हॉस्टेज क्राइसिस का रेजोल्यूशन बहुत जरूरी हो जाता है। तो मुझे लगता है उस पर बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट चल रहे हैं, और अगर वो हॉस्टेज क्राइसिस किसी तरह से रिजॉल्व होता है तो मुझे लगता है उससे एक माहौल बन सकता है जिसमें ये एक तरह का एक आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है कि अब इजराइल को दूसरी तरीके से हमास को टारगेट करना चाहिए, और जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं उनको कम करते हुए दूसरे प्रयास, दूसरे जो सोल्यूशन उनको खोजना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि जिसका आपने जिक्र किया, कि अगर हमास को खत्म करना है तो पहले वो कैसे उसका खात्मा हो, या पहले कैसे उसको इतना डिकैपिटेट किया जाए, इतना डिग्रेड किया जाए कि वो वापस से इस तरह की हरकत ना करे। ये इजराइल के लिए सर्वाइवल का क्वेश्चन है। ये बात मुझे लगता है सबको समझ में आनी चाहिए कि ये सिर्फ ये सिक्योरिटी का सवाल नहीं है, ये सर्वाइवल, इजरायली जो है इसको सर्वाइवल के तौर पर देखते हैं। तो हमास, और इसका समर्थन आज अमेरिका ने किया है, तो मुझे लगता है हमास के लिए आगे आने वाले कुछ दिन काफी, हमास की जो लीडरशिप है उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इजराइल उनको टारगेट करेगा और इजराइल को इसमें बैकिंग पूरी तरह से अमेरिका की मिल चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या उसको वो ऑपरेशंस को कंडक्ट करते हुए कैसे सिविलियंस को हानि न पहुंचाई जाए, क्षति न पहुंचाई जाए, और जिस तरह की ह्यूमैनिटेरियन एड की बात हो रही है वो उन तक पहुंचे। वो मुझे लगता है जटिल सवाल है जो इतनी जल्दी सुलझने वाले नहीं है। जी अमृत, प्रोफेसर पंत का कहना है कि ये कुछ ऐसे जटिल सवाल हैं जिनमें हो सकता है आज की बैठक में जरूर कुछ तय हुआ हो, लेकिन जमीन पे बहुत जल्दी इसका असर होते नहीं दिखाई देगा। हम ये जानते हैं कि किस तरह से वहां जो तमाम शरणार्थी हैं जो निकलना चाह रहे हैं, राफा बॉर्डर को नहीं खोला जा रहा है, इन सब चीजों पे क्या आज की इस मुलाकात और इन स्टेटमेंट्स का कोई असर दिखेगा, और ईरान क्या अपने रुख में कहीं कुछ बदलाव करेगा? देखिए, पहले शरणार्थियों की बात कर लेते हैं। शरणार्थियों में इजराइल ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। इजराइल तो फ़िलिस्तीनी गाज़ा के जो लोग हैं उनको शरणार्थी लेना नहीं चाहता। वहीं कौन लेगा उनको? अरब मुल्क लेंगे, इजिप्ट लेगा, जॉर्डन लेगा, वो कहाँ जाएंगे? वो भी मुल्क ऐसी कोई इंडिकेशंस नहीं दे रहे हैं। राफा खुल भी जाए, राफा, हाँ जी, वो भी तैयार नहीं है। राफा के थ्रू इंटरनेशनल एड मतलब जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो अंदर जा सकती है। वो भी दूसरों की समस्या, ठीक है, वो अरबी मुल्क हैं, सपोर्ट करते हैं फ़लस्तीन को, पर वो अपने घर में उनको बिठा के और उसकी अटेंडेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें नहीं घुसना चाहते। दे वांट टू डू ओनली सो मच। फिर दूसरी आपने सवाल पूछा, दूसरा सवाल पार्ट क्या था मैडम आपका? ईरान को लेके था अमृत, लेकिन वो प्रोफेसर पंत से हम उस पर बात करते हैं। प्रोफेसर पंत, क्या ईरान का रुख कहीं कुछ बदलेगा, और किस तरह से जो तमाम अरब देश जो अभी तक जो रणनीति बना रहे हैं, क्या आज की इस मीटिंग, इसके प्रेस स्टेटमेंट्स का किसी तरह का कोई असर हम देखेंगे, सकारात्मक असर मतलब? देखिए, अरब मुल्कों ने तो अभी बाइडेन साहब के साथ अपनी मीटिंग्स कैंसिल कर दी क्योंकि ये जो अटैक हुआ उसके बाद। लेकिन ये जरूर है कि अरबी जो मुल्क हैं उनका एक इंटरेस्ट है कि वो किसी तरह से जो समस्या है इजराइल की, जिसका अभी अमृतपाल जिक्र कर रहे थे, कि क्योंकि वो भी पैलेस्टीनियंस को नहीं लेना चाहते, तो वो भी चाहेंगे कि इसका कोई ना कोई हल जल्दी से जल्दी निकले। लेकिन ईरान और अरबी मुल्कों के बीच में एक जद्दोजहद चल रही है, क्योंकि दोनों ही, ईरान खासकर अपने आप को इस्लामिक स्टेट्स का
जो इस समय लीडर के तौर पर देख रहा है, और ये अटैक के बाद उसने वापस से इस बात को अंडरस्कोर किया है कि वही केपेबल है इजराइल को हैंडल करने में। तो वो एक बहुत, मुझे लगता है, एक बड़ी जटिल परिस्थिति बनती नजर आ रही है कि ये जो एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये कहीं पर इस हमास और इजराइल के बीच से बढ़कर ईरान और अरब मुल्कों को लेकर अपने आप समावेश कर ज्यादा बड़ी ना हो जाए। और उसके लिए मुझे लगता है जो बैक चैनल नेगोशिएशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले समय। जी हाँ, बिल्कुल। इस्लामिक देशों का भी खलीफा कौन हो ये भी तय होना है। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत, आपका भी, प्रोफेसर पंत आपका भी, विस्तार से इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए धन्यवाद। और न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।